अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, NH लॉन्च अ कप ऑफ लीडरशिप के एक नए एपिसोड में हम हाजिर हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें मैसेजेस करे, टेलीफोन कॉल्स करी, हमें अप्रिशिएट किया, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रहे उनके ऊपर कमेंट्स करे, बहुत अच्छे कमेंट्स करे। और उनका ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कुछ बेहतरी लाने के लिए कमेंट्स करे, और वो बहुत अच्छे कमेंट्स जिससे हमें कोशिश करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। और ऑफ़ कोर्स हमेशा गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ बेहतर करने की। उसी बेहतर करने के लिए हमने सोचा कि हम उन लोगों को अभी तक इस लॉन्च में लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी एक लाइफ को शुरू किया, अपनी कमिटमेंट्स करी, अपने गोल सेट करे, और उन्होंने इवेंचुअली वो गोल अचीव करे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी लाइफ वो अभी तक अब गुजार रहे हैं। और हमारे लिए, यूथ के लिए, आने वाले लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल बने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दानिश नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का, हमें अप्रिशिएट करने का, और हमारे लिए टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एट NH लाउंज अ कप ऑफ लीडरशिप। आई फील ऑनर कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आप मुझे एज ए यंग यूथ में से ही लेकर आए हैं, और जो है वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्ट्रगल्स हैं, उनको आप आज लोगों से भी शेयर करेंगे, और यूथ के लिए एक अच्छा गाइडेंस का मैं सबब बन सकूँगा। मेरा नाम है दानिश नसीर, और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO ऑफ वीनस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको दे दूंगा। ये कंपनी जो है वो 2013 में हमने इस्टेब्लिश की, और हमारा जो मेन स्कोप ऑफ बिज़नेस रहा वो कस्टम ब्रोकरेज, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कंसोलिडेशन से। दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी लाइफ के बारे में या आपके बिज़नेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने पहले इंट्रो में कहा कि रीज़न सिर्फ हमारा ये है कि हम जो यंगस्टर हैं हम उनको इस प्रोग्राम में लाना चाह रहे हैं, ताकि वो जो आज के करंट चैलेंजेस हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करें, और हमारे यूथ को या आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर जो भी लोग भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनको एक इनकरेजमेंट मिले कि जो यंगस्टर हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल एक बहुत सारी चीज़ें लोग जब नेगेटिव बात करते हैं तो कहते हैं अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बड़ी टफ मार्केट हो गई है, पहले के हालात डिफरेंट थे और अब हालात डिफरेंट हैं, तो अभी बिज़नेस करना है या काम करना है या तरक्की करना है या गोल सेट करना मुश्किल है। ऐसा वैसे एक्चुअल तो नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन ज़ाहिर बात है हर कोई अपने हिसाब से बात करता है, लोगों को एक्सप्लेन करता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग डिस्करेज होते हैं, और फिर कभी भी कोई हिम्मत भी करता है और कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको फिर वो जो डिस्करेजमेंट है उनकी वो हाईलाइट हो जाती है, और वो फिर रुक जाते हैं। तो पहले मुझे तो ये बताइए सबसे पहले कि क्या बचपन से या शुरू से शौक़ था कि बिज़नेस करना है, या फिर ये बाद में जाके चीज़ डेवलप हुई? रज़ा भाई, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल बचपन से ही कोई ना कोई जो होता है वो अचीवमेंट का एक उमंग होती है। सही। बट बिज़नेस करना, क्योंकि एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता था, तो वालिद साहब को देखता था कि वो अपना जो है वो बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो वो छोटे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और वालिद साहब को आप लुक अप टू करते हैं। अच्छी बात है, राइट। तो बहुत फोकस्ड तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत फोकस था बिज़नेस करने के बारे में, बट ये है कि बिज़ी रहना और देखना, कुछ अचीव करना। वाले साहब को देखा, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, अचीव किया। अच्छा, दूसरे मुझे बताओ आप इस इंडस्ट्री में कैसे है? आप एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये बिज़नेस ये वाला नहीं है जिस बिज़नेस में अभी आप हो। इस बिज़नेस में आप कैसे आए? एक्चुअली मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो OA किया। ठीक। उसके बाद जो है वो मैंने यहीं पे बाहर जाने की बड़ी ख्वाहिश थी कि बाहर से जाके पढ़कर। ठीक है। जब आप OA करके निकलते हैं तो उसके बाद जो होता है ड्रीम होता है, वो ड्रीम होता है, क्योंकि आसपास के अपने जितने फ्रेंड्स एंड पेयर्स होते हैं वो सब बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है वो ग्रेजुएशन में जाना चाहता था, बट वालिद साहब का कहना था कि ग्रेजुएशन आप पाकिस्तान से करें, और उसके बाद जो है आप अपना मास्टर्स बाहर से करिएगा। सही।
तो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे ही पाकिस्तान से ही फिर की, ठीक। मैनेजमेंट के अंदर। ओके। और फिर मास्टर्स के लिए मैं इंग्लैंड चला गया, ठीक। वहाँ पे मैंने 2 साल गुजारे। उसमें मास्टर आपने किस में किया? मैंने मास्टर्स भी मैनेजमेंट और मार्केटिंग के अंदर किया है। ठीक है। और इंग्लैंड में था मैं। ठीक है। और वहाँ से फिर जब वापस आया, सही। तो इनिशियल इदारे तो जो थे कि वो डैड को ज्वाइन करें, सही। बट एक है ये कि घर वालों की तरफ से था कि पहले कुछ थोड़ा सा एक अंदर भी थोड़ी करेज होती है कि नहीं, मैं अब मैं बाहर से पढ़ के आ गया हूँ, क्वालिफाइड हो गया हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ करके दिखा दूँ। तो एक अंदर एक हर किसी का जो यंगस्टर होता है बड़ा एक स्पार्क होता है कि नहीं, मुझे कुछ सेल्फ मेड बन के कुछ करके दिखाना है। अच्छा, व्यूअर्स को आप ज़रा पहले अपनी एज तो बताइए कि आपकी एज क्या है? 33 आपकी एज है। और आपकी ये प्रोफेशनल एज कितनी है? प्रोफेशनल एज आप समझ लें 10 साल आप ले लें। 10 साल। तो ये जो आपने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 10 ईयर ओल्ड बिज़नेस है। देखिए, ये बिज़नेस मैंने 2013 में शुरू किया। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं बाहर से पढ़कर आया, जी जी, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ बैंक। ठीक। 2 साल मैंने बैंक में सेल्स की जॉब की। ठीक है। और ड्यूरिंग जब मैं जॉब कर रहा था, तो 2010 से 12 का जो टेन्योर था, उसमें ग्लोबली बड़ा रिसेशन था, बड़ा सीरियस रिसेशन आया था उसको। ठीक। चीज़ें बड़ी डिप्रेस थी और जॉब सही जो थी वो इतनी हाईली पेड जॉब्स नहीं मार्केट में थी। तो शुरुआत मैंने 18,000 रुपीज़ से। अच्छा। बड़ी मिनिमम सैलरी उस वक्त? मिनिमम सैलरी से की और लग के की। सही। अपने आप को वहाँ पे भी बड़ा कम्पिटिटिव वहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश की अपने बॉसेस वगैरह को। ठीक। हमारी एक क्लियरिंग एजेंसी थी, ठीक, जिसका लाइसेंस हमारे पास वैलिड था और वो चल भी रही थी, बट वो मेरे एक्चुअली थी मैटरनल ग्रैंडफादर की। ठीक। तो उनकी एज हो गई थी और वो बेसिकली बस अपने एंड्स जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें वो कंपनी ऑलमोस्ट नो वर्किंग पे थी और लाइसेंस था उसके ऊपर, लेकिन एक बड़ी मिनिमल। तो जैसे मेरे कुछ सर्कल्स हैं जहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसे मैं उनको जानता हूँ कि जिन्होंने अपने ऐसे बिज़नेस को प्रमोट किया और काम किया जो कि इतना प्रोडक्टिव नहीं था उस वक्त, जिस वक्त वो पहले ऑर्गेनाइज हो रहा था। लेकिन जब आप एक दफ़ा पढ़ के आ जाते हैं, चीज़ें समझते हैं और यंग ब्लड उसके अंदर आता है, तो वो बिज़नेस फिर बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया और इतना ग्रो किया कि वो हैरानगी की हद तक लोगों को हैरान कर गया कि यार ये बिज़नेस में जिसमें जान नहीं थी और वो किसी एक यंगस्टर ने आके और उसको बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करके उसको ग्रो कर दिया। मेरा ख्याल आपका केस भी ऐसा ही कुछ है। समवट सिमिलरली कुछ ऐसा ही है। मैंने कोई अभी भी कोई 4 चांद तो नहीं लगाए हैं, बट कोशिश ये है कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाऊं जिसमें लोग सिर्फ काम ही नहीं करें और उसको ओन करें। सही। और एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली हो। सही। जिस तरह आप अपने फैमिली बिजनेस को हम खुद टाइम देते हैं, तो इस तरह लोगों के माहौल ऐसा पैदा कर दें। सही। कि लोग जो हैं वो चीज़ें जब आप हैंडल करें तो उसको अपना समझ के करें। सही। अच्छा, ये आप बताइए, जाहिर बात है आपने बिज़नेस शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो इतनी डिटेल नहीं लेकिन कोई मोटे मोटे चैलेंजेस बताएं जो आपके पास आए और आपने उनको ओवरकम किया। ऑफ कोर्स शुरू में आपके पास HR रिसोर्सेज होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं। तो क्या क्या आपकी प्रॉब्लम थी, थोड़ा वो हमें आइडेंटिफाई करें ताकि यूथ को पता चले कि अगर ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो से काम स्टार्ट करें, जब वो एक चलता हुआ काम जो कि थोड़ा स्पीड कम हो उसको स्टार्ट करें तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ उसको बताइए। रज़ा भाई, जब मैंने काम शुरू किया तो ऑब्वियसली जैसे आपको बताया कि वो एजेंसी हमारी क्लियरिंग की थी और है, बल्कि उसमें जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें फ़ंड का था। सही। क्योंकि जब एक बिज़नेस आपका होता है और उसको लुक आफ्टर उस तरह नहीं किया जा रहा होता जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस के अंदर तो आपको सारा वक्त जो है वो अटेंटिव रहना पड़ता है। सही। और चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जो फ़ंड का हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सही। हमारे पास फ़ंड्स नहीं थे।
लाइबिलिटीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा थी। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इटसेल्फ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड शिपिंग से नहीं रहा सही। या लॉजिस्टिक्स से नहीं था, तो मुझे उस सिर्फ इंडस्ट्री को समझने के लिए ही या कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, सही। मुझे 2 साल जो है वो लग गए समझने के लिए कि ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री है क्या। सही। ठीक। तो जब व्हेन आई गॉट टू नो कि 2 साल बाद की क्लियरिंग फॉरवर्डिंग है क्या, सही। और उससे क्या क्या रूट्स निकल सकती हैं, सही। फिर जो है मैंने उसको चीज़ों को एक्सेलरेट करना शुरू किया। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स खड़ी करने की कोशिश की। सही। ट्रैवलिंग स्टार्ट की। सही। बाहर गया, अपना नेटवर्किंग डेवलपमेंट की, कस्टमर्स डेवलप किए। सही। और उसके बाद जो है वो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में चलता ही रहता है। बिल्कुल सही। और जो है वो शुरू में मैं जाता था काफ़ी जगहों पे गाइडेंस के लिए, तो ऑब्वियसली नोबडी टेल्स द सीक्रेट्स ऑफ देयर ओन बिजनेस टू एनीवन। ऑफ कोर्स वो बड़ा है। तो वो एक मुझे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट लगा कि आई डोंट नो इफ इट्स वर्ल्ड ओवर और नॉट, बट पाकिस्तान में मुझे ये लगा कि कोई भी जो है वो आपको प्रॉपरली गाइडेंस यूथ को नहीं देता कि किस तरह स्टार्ट करना है और कहाँ पे लेके जाना है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। वन ऑफ द रीज़न हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम पूरी चेन ऑफ हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं लोगों को, एपिसोड्स हमारे डिफरेंट हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है, यहाँ कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो लोगों को एजुकेट करें। हम अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में ले लें। अच्छा दानिश, ये बताइए अपनी कंपनी के बारे में। आपने शुरू में बताया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप किन किन प्रोडक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को। रज़ा भाई, हम जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारा स्कोप ऑफ बिज़नेस जो है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग, ठीक, कस्टम ब्रोकरेज और कंसोलिडेशन है। राइट। ये 3 जो हैं वो हमने 3 सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। सही। इसके अंदर फिर चीज़ें हम बाइफिकेट कर रहे हैं। फ्रेट फॉरवर्डिंग में हम सी फ्रेट्स हैंडल कर रहे हैं, जिसमें फुल कंटेनर लोड्स, लेस देन कंटेनराइज शिपमेंट्स हैं। ठीक है। डोर टू डोर डिलीवरीज हैं। ठीक। उसके बाद जो है अगर कस्टम ब्रोकरेज देख लें तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही। उनकी क्लियरेंसेस देख रहे हैं। ठीक। और कंसोलिडेशन में हम LCL कार्गो को जो है वो कंसोल बना के सही डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे आप एक्सपोर्ट करते हैं, LCL इंपोर्ट भी करते हैं? हम दोनों करते हैं। दोनों करते हैं जी। ठीक। और कोई स्पेसिफिक सेक्टर है या आप सारे सेक्टर्स पे काम करते हैं? मेनली तो चूँकि मेरा जो हमारी कंपनी है वो सिर्फ ज़्यादातर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को जो है वो फोकस करती है। ठीक है। तो हम उनकी जो इंपोर्ट आती है वो ज़्यादातर चाइना से आ रही है। सही। तो हमारी मेन मार्केट है चाइना। सही है। और यहाँ से जो आउटबाउंड की मार्केट है वो है यूरोप, US, ठीक, और फार ईस्ट। ठीक। तो इन शॉर्ट आप मतलब ऑल ओवर ग्लोबली आप कवर कर रहे हैं, और जो आप कंसोलिडेशन जो कर रहे हैं या आप सी फ्रेट जो कर रहे हैं वो ग्लोबली है। आप अगर हम कहीं दुनिया में माल भेजना है या मंगाना है तो वीनस को हम ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी तरह LCL के अंदर भी काम करते हैं। हमारे दूसरे साहिबान भी जो हमारे साथ पहले रहे हैं इंटरव्यू में, उनके साथ उनका भी एक पार्ट था उनका कि वो कंसोलिडेशन थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है जो काम करते हैं। अच्छा दानिश, आपके पास स्टाफ कितना है इस वक्त? देखिए, हमारे पास जो मेरा कोर स्टाफ जो कि फ्रेट फॉरवर्डिंग को देख रहा है वो तकरीबन 15 से 20 लोग हैं मेरे पास। ठीक। अगर आप ऑल ओवर जो क्लियरेंस और हम टोटल स्टाफ बात करें तो हम तकरीबन अबाउट 40-41 पीपल। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 40% आपके साथ काम कर रहे हैं जी। आपके पेरोल पे जो काम करते जी, हैं। जी। ठीक है। तो आपने अपने ऑफिस में आपने क्या कल्चर डेवलप किया हुआ है? वो बड़ा फ्रेंडली कल्चर है या बड़ा आप जो सख्त किस्म के बॉस हैं? और थोड़ा तो व्यूअर्स को बताएं कि क्या आपके पास कल्चर है? मेरी कोशिश तो यही है कि हम हमारे जो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक्सेस मेरे पास बड़ा इजीली हो, और वो अपनी हर प्रॉब्लम या जो भी उनको कोई एडवाइस चाहिए, कोई डिस्कशन करना है तो वो मेरे पास आ सकते हैं। सही। तो ओपन डोर पॉलिसी है? ओपन डोर पॉलिसी है। ठीक। और हम
मूविंग फॉरवर्ड हम यही चाह रहे हैं कि हम यंग लोग, पढ़े लिखे लोग रखें ताकि वो चीज़ों को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें। सही। क्योंकि एजुकेशन जो होती है वो इंसान की सोचने की सलाहियत को बढ़ा देती है। सही, बिल्कुल। तो जब आप एक वेल कम्पिटिटिव एजुकेटेड पर्सन अपनी कंपनी में रखते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी 75% हेल्प कर देता सही है, ठीक है। और 25% आप उसको अपनी टेक्निकल स्किल्स अब वो पॉलिश करनी पड़ती है। पॉलिश करनी तो एक बेसिक आइडिया के साथ आ जाते हैं, फिर आप उसको पॉलिश करते हैं अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से, या जो आपकी नेटवर्क की पॉलिसी है, या जो आपके फॉरेन एजेंट की पॉलिसी है। तो एक बड़ा अच्छा है। तो इन शॉर्ट ये कि आप पढ़ना ज़रूरी है, एजुकेट होना है आपको। अगर आपको अच्छी तालीम आप हासिल उस सेंस में नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपको एजुकेट होना है। तालीम याफ्ता होने में, मैंने पहले भी कहा, तालीम याफ्ता होने में और डिग्रियां रखने में बहुत फ़र्क है। तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए वो एजुकेटेड हों, तालीम याफ्ता हों। तो आपके पास जो एम्प्लॉई हैं, जैसे आपको 10 साल 11 साल आपकी कंपनी को हुए, तो वो आपके एम्प्लॉई आपके साथ स्टे कर रहे हैं, शुरू से आपके साथ होते हैं, या फिर वो फ्रिक्वेंटली मूवमेंट होती है? HR इशूज़ आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कुछ लोग जो हमारे साथ क्लियरेंस से जुड़े हुए थे वो आज भी हमारे साथ हैं। ठीक। चूँकि क्लियरेंस हमारी बैक इन द डेज 1960s से है। बिल्कुल सही। तो वो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सही। जो हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग शुरू की, सही, जो कि ये वीनस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हमारी एंटिटी है, 2013 में आई। उसके साथ भी हमने जो लोगों को जोड़ते रहे, तो वो मेजॉरिटी लोग हमारे साथ हैं। एक का दुक्का अगर कोई मूव कर गया तो कर सही है, बट मेजॉरिटी लोग हमारे साथ। आप टीम वर्क पे काम करते हैं, आपका बेस जो है वो टीम वर्क है, और कोशिश करते हैं कि आपके साथ लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करें। और आपने कल्चर भी ऐसी डेवलप किया हुआ है अपने ऑफिस में। अच्छा दानिश, एक बिज़नेस चलाने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ एज ए CEO होनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर बात है सभी को पता है कि इतना आसान नहीं है बिज़नेस चलाना। उसके अंदर आपको हर तरीके से आपको कवर अप होना पड़ता है। आप अपनी कोई 3 या 4 कोई ऐसी स्किल्स बताएं जो आपको आपकी आदत हैं और जो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं आपके बिज़नेस में, और वो होनी चाहिए हर आने वाले शख्स में, स्पेशली यूथ में, ताकि वो डेवलप करें अपने अंदर वो आदत, ताकि जो बिज़नेस अगर उनको करना है या जॉब इवन करनी है तो वो टॉप स्किल्स होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी 2 या 3 या 4 आपकी टॉप स्किल्स हैं जो आप समझते हैं बहुत सपोर्टिव हैं आपके लिए? ये सबसे पहले बिज़नेस एक चलाने के लिए इंसान को जो है वो गुड लिसनर होना पड़ता है। सही। और क्योंकि जब तक आप अपने लोगों को सुनेंगे नहीं, सही, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। सही। तो आपको उनको सुनना है और उसके बाद अपने डिसीजंस को लेना है या कोई गाइडेंस देनी है किसी को। सही। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान को एक अच्छा बिज़नेस चलाने के लिए एग्रेसिव भी होना पड़ता है। सही। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव नहीं होंगे तो आप जो है वो बिज़नेस को, आपकी जो ग्रोथ है वो बड़ी एक स्लो पेस पे जो है वो बढ़ेगी। बोल्ड डिसीजन लेने हैं आपको, बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, एग्रेसिव आपको होना है। आपको कमर्शियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं बहुत सी जगहों पे। आपको कैलकुलेटेड होना, एग्रेसिव होने की, आपको ऐसा डिसीजन लेना है बहुत एग्रेसिव हो गए, तो वो बड़ा आपको कैलकुलेट होना पड़ता है। रज़ा भाई, बाज़-औक़ात तो हमें कमर्शियल डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जस्ट टू रिटेन द कस्टमर्स एंड गिव सर्विस टू द कस्टमर। सही। तो जो लॉस का एक्सपेक्ट है वो इटसेल्फ अपनी जगह वहाँ पे रहता ही रहता है। सही। जब आप कमर्शियल डिसीजन लेते हैं तो बाज़-औक़ात सही आपको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, वो बगैर पता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड लॉसेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक बिज़नेस में ले रहा हूँ तो उसके अंदर ये मैं लॉस ले रहा हूँ, वो मार्केट कम्पिटिटिव हो गई है, या कस्टमर को रिटेन करना है, या और कोई भी कमर्शियल डिसीजन हो सकता है, लेकिन हर चीज़ कैलकुलेशन बेस है। आपको कैलकुलेटेड होना है, आपको बड़ा फोकस होना है, आपको बड़ा क्लियर होना है उसके अंदर। दानिश, अपने डे टू डे स्केड्यूल के बारे में बताइए। सुबह कैसे आप, कब से आप स्टार्ट करते हो और शाम में फिर या रात में कब तक आप काम करते हैं? रज़ा भाई, कोशिश ये होती है कि सुबह उठें फजर के टाइम पे। सही। जो कि मैं अपने मोबाइल में अलार्म भी लगाता हूँ। सही। बट कभी आप ज़्यादा थके हुए होते हैं तो वो कभी कभी मोस्टली स्किप हो जाता है, स्किप हो जाता है। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं फजर पे उठूँ, नमाज़ पढ़ूँ, फिर मैं दोबारा सो जाऊँ। सही। फिर सुबह थोड़ा सा ये कि ट्रेनिंग वगैरह के, फिटनेस वगैरह की कोशिश करता हूँ। सही। घर में ही। सही। और 8 बजे उठ के, 8 बजे उठता हूँ, सब लगभग कोई 8:30 बजे तक बिस्तर से आप कैटअप होते हैं। ठीक है। 8:30 to 9:30 तकरीबन आप जो है वो 1 घंटा में अपने आप को देने की कोशिश करता हूँ। सही।
उसके बाद जो है वो तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और फिर चला गया ऑफिस। सही है। ऑलमोस्ट 10 बजे आप ऑफिस पहुंच जाते हैं सुबह? 10 बजे तक मैं निकल जाता हूँ, 10 बजे, ठीक है, 10 के दरमियान ठीक निकल है। जाऊँ। ये अभी का स्केड्यूल है? जी। जब शुरू में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त तो फिर आप ऑफ कोर्स बहुत जल्दी पहुंचते होंगे। सुबह मेरी शुरू से रूटीन जो है वो, क्योंकि जॉब की तो जॉब में तो आपको 9 बजे 9 बजे डॉट वहाँ पे पहुँचना होता था। सही। तो वो यही था कि सुबह जल्दी ही चला जाता था। सही। फिर अब ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस का पूरा सारा दिन आपको फिर ऑफिस के जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं हम उसको फॉलो करते हैं जी। और रात गए तक काम करते हैं? रात गए तक ही काम करना पड़ता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि एक जोन क्लोज होता है तो दूसरा टाइम जोन ओपन हो जाता है, ऐसी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खुद ही देखनी पड़ रही हैं अभी भी, ऑफ कोर्स। और मेरी कोशिश ये है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स में इतनी डेवलपमेंट कर दूं कि चीज़ों को स्प्रेड करके और ये सब चीज़ें रिमोट पे आ जाएं, इंस्टीट्यूशन वो चले। सही। तो इसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो आपकी ऑब्वियसली फैमिली लाइफ होती है। सही। कॉम्प्रोमाइज़, बट अगेन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एंड ऑफ द डे बेचारी फैमिली होती है जिसको सर्वाइव करना पड़ता है जी। और बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि चलें बिजनेस हो रहा है। हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली यही है, 24/7 हम अवेलेबल होते हैं, चाहे वो छुट्टी हो या नहीं हो या वर्किंग डे हो, तो 24/7 है। जैसे आपने बोला कहीं कोई टाइम जोन ऑन हो रहा है, कोई ऑफ हो रहा है, कहीं छुट्टियां हैं, कहीं पे वर्किंग है, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप कमिटेड होते हैं अपने बिज़नेस से, अपने काम से, तो आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और आजकल कम्युनिकेशन इतना ईजी हो गया है कि मोबाइल आपके पास हैं, नेट आपके पास है, तो आप कहीं भी आप घूम रहे हो तो आप काम कर सकते हैं। जब हमने शुरू किया था उस वक्त नेट का इसका बहुत ज़्यादा इशू होता, मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे, तो हमें तो ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। वो जब शाम को यूएस मार्केट ओपन होती थी और उधर काम करते थे, तो वो शाम को फ्रेश होके एक नया ऑफिस शुरू होता था 5:30 बजे 6 बजे, और फिर रात को 9 बजे तक 10 बजे तक वो चलता था, ताकि वो यूएस मार्केट जब ओपन हुई है तो उसका काम कर लें। तो उन लोगों ने बेचारों ने बड़ा सर्वाइव किया उस जोन में जब थे, तो उनके पास कोई और ऑल्टरनेट था नहीं। अभी तो मोबाइल आप कहीं भी लेके चले जाएँ तो आप अवेलेबल होते हैं 24/7। अच्छा, आपकी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन क्या है? कौन आपका, किससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं जब आप इस बिज़नेस पे आए या जब आपने प्रोफेशनल लाइफ पे आए? तो 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो कितने पैशन से अपने इस बिज़नेस को रन करते हैं। सही। तो इन्हीं लोगों में से जो हमारी इंडस्ट्री में से ही 2-3 नाम हैं। ठीक। मैं आई थिंक नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक। बट लेकिन वो आपको इंस्पायर करते हैं बहुत, मुझे इंस्पायर करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप भी बिजनेस उसी हिसाब से करें। जी। मेरा एक बिलीफ है कि हम किसी भी बिज़नेस को हम चाह लें कि एक एक्स कंपनी है जिसका बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मैं वो कंपनी बन जाऊँ, सही। वो नहीं हो सकता। सही। आपकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक। और आप जो हैं वो आपकी एक अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए मार्केट के अंदर। सही। वो डिस्टिंग्विश करे आपके काम को सही। दूसरे लोगों से। सही। बट जो आपके मेंटोर हैं, उन्हीं लोगों को आप उनकी अच्छाइयों को अपने बिजनेस में लेकर आएँ। सही। और फिर अपने बिजनेस को फ्लरिश करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और मेरी दुआ है कि जो आपके जिनसे आप इंस्पायर हैं, आप एक दिन आएगा। अभी तो माशाल्लाह से आपकी लाइफ बहुत आगे काफ़ी आप काम कर सकते हैं, और बहुत यंग एज है आपकी। 33 इज़ नॉट अ बिग एज, स्पेशली इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अपनी फैमिली के बारे में ज़रा बताएं। आपकी फैमिली इस बिज़नेस में आपको कितनी सपोर्टिव रही? मैं फैमिली दो या 3 फेसेस आ जाते हैं। एक फेस ये जब आप बहुत छोटे होते हैं तो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो पेरेंट्स होते हैं, फिर आपकी जब शादी हो जाती है तो फिर आपकी वाइफ होती है आपके साथ। तो ज़रा ये तीनों फेसेस ज़रा बताइए। देखिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं, देव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, और मेरे से कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। जो चीज़ मैं करता रहा उसको वो सपोर्ट करते रहे उन डिसीशंस को। सही। और जिससे मुझे हिम्मत भी काफ़ी मिली। और अगर आप मेरी इमीडिएट जो मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट तो यही है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ। सही। तो जब उनको टाइम नहीं दे पाता हूँ, मगर फिर भी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम
कोशिश ये करते हैं कि हम वीकेंड्स अच्छी तरह गुजारें सही और साथ चीज़ें सही। वो आपको प्रॉपर स्पेस दे रहे हैं ताकि आप ऑफ कोर्स आपके जो गोल्स हैं जो आप करना चाह रहे हो बिज़नेस में आप करें, उसमें ज़ाहिर बात है टाइम बहुत लग रहा होता है, कुछ एक डिफरेंट किस्म के आप टाइम जोन में काम कर रहे हैं और आपकी इधर कराची में भी आपकी एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो एक फैमिली अच्छी जो होती है वो आपको सपोर्ट यही कर रही है कि वो आपको स्पेस देते हैं, परेशान नहीं करते आपको, हर जगह पे आपके साथ खड़े हुए हैं। और मैं सिर्फ यूथ को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एक आदमी तरक्की करता है वो इंडिविजुअल नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है, उसकी फैमिली होती है, उसकी मिसेज़ हैं, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो सब जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं किसी एक लेवल के ऊपर और कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जब वो अच्छा रोल प्ले करते हैं तो एक इंसान तरक्की करता है, और यही जब वो नेगेटिव कोई रोल प्ले करते हैं तो फिर वो तरक्की रुक जाती है। बिकॉज जब आदमी घर से कोई मेंटली सेटिस्फाई नहीं है या उसको घरेलू बहुत सारी परेशानियां हैं तो फिर वो बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे पाता, ना वो कोई डिसीजन ले पाता है, ना वो बेचारा टाइम दे पाता है, और वो ना वो बिज़नेस को सही रन कर सकता है, ना वो फैमिली को रन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा रोल है फैमिलीज़ का, स्पेशली जो वाइफ्स हैं उनका। मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगा, सारी उन मिसेस को जो कि अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर रही हैं, टाइम देती हैं उनको स्पेस दे रही हैं तरक्की करने के लिए और उनके हर स्टेप पे उनके साथ खड़ी हैं। अच्छा दानिश, ये बताएं कि आप जो यूथ को क्या मैसेज देंगे, जो लोग अभी बच्चे या बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं या जो लोग अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको लाइफ में किस तरीके से अपने आप को सेट करना है? बहुत डिटेल तो नहीं, लेकिन आप मोटी मोटी कोई बातें बता देंगे। जाहिर बात है मैं इस वजह से आपसे बात हमने जो पहले हमारे मेहमान थे उनसे भी मैंने पूछा, आपसे स्पेशली पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आप अभी हमारे हिसाब से आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक एज ए बिजनेसमैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस क्या होते हैं उस लेवल के, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसा कि वो अपने गोल सेट कर लें और उनको भी अल्लाह ताला तरक्की दे? रज़ भाई, मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से कि सबसे पहले अच्छी तालीम हासिल करें। सही। तालीम किसी भी इदारे से हो सकती है मगर उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सही। किसी के पास कुछ वसाइल होते हैं, किसी के पास कुछ वसाइल होते हैं। सही। तो सिर्फ बाहर से पढ़ना तालीम हासिल करना नहीं है। सही। तालीम हमें पाकिस्तान में भी हासिल करें, मगर जो तालीम हासिल करें अच्छी तालीम हासिल करें। ठीक है। और दिल लगा के पढ़ें जो भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है खाली आपको डिग्री लेने के लिए पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ें। डिग्री डजंट मैटर, आपकी तालीम अच्छी होनी चाहिए। तालीम अच्छी होनी चाहिए बिकॉज तालीम लाइफ। सही। और जो लोग जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क करते रहें, मायूस ना हो। बहुत सी जगहों पे जाके बहुत सी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही होती, लेकिन आप कोशिश करते रहते हैं। सही। और फिर आप उसको उन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। तो जस्तजू, हार्ड वर्क, कंटिन्यूस एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फोकस्ड होना सही है। आप अपनी जो भी आपने गोल सेट करना उस पर आप फोकस हो। अच्छा दानिश, आप ऑफ कोर्स बिज़नेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी और जो मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, आप एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं, पिफा जो पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन है उसमें आप इन्वॉल्व हो, जो कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट की एसोसिएशन है उसमें भी इन्वॉल्व हो। तो ये सब बिज़नेस के साथ ऑफ कोर्स वो भी एक आपका बड़ा एक अच्छा आपका एक रोल है उनमें। और मेरे और आपकी जो रिलेशन है वहीं से डेवलप हुए, जब आप एसोसिएशन के अंदर आए उसके बाद हम एक दूसरे को हमने जाना और बड़ा अच्छा समझा। तो थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं, उसके अंदर आपने पहले पिफा का बताएं, फिर आप अपना क्लियरेंस फॉरवर्डिंग का बताएं कि क्या आपका वहाँ पे रोल रहा है और क्या क्या वहाँ पे काम करते रहे। पीफा के अंदर जो है मेरी शुरुआत जो है वो इवेंट कमेटी और मेंबरशिप कमेटी से जो है वो सही हमने की। और वहाँ पे हर साल जो है इवेंट जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है सही पीफा का, जो कि पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा ही वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है, टेप बॉल टूर्नामेंट। और उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना पिछले 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ पीफा के साथ, उस इवेंट कमेटी के अंदर। सही। फिर ट्रेड जो मेंबरशिप्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज आती हैं, उनकी स्क्रूटनी करना, उनको चेक करना कि कितनी ऑथेंटिक है पीफा के अंदर मेंबर होने के लिए, तो उससे भी बड़ा मेरा सही मैं वाबस्ता हूँ।
और फिर पीफा की जो कमेटी की गैदरिंग्स होती हैं उनमें आप बड़े एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे, मैंने भी आपको सुना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ आती हैं बहुत सारी जब आपको स्पेशल होता है, स्पेशली जब क्लियरिंग फॉरवर्डिंग से मुतालिक कोई चीज़ होता है, बड़ी आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ आती हैं और आप उसके अंदर भी बड़े मशवरे देते हैं और बताते हैं, अपनी सर्विसेज भी लोगों को दे रहे होते हैं किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ऐसा ही है, बिकॉज मैं तो बहुत सारा आपके बारे में जानता हूँ, मैं चाह रहा हूँ व्यूवर्स भी आपके बारे में पता करें। आप थोड़ा अपने बारे में बताते हैं, मैं ना थोड़ा कम बता रहे हैं आप चीज़ें, तो मैं थोड़ा ज़्यादा पता चले कि आप और भी एक्टिव हैं बहुत उसमें माशाल्लाह से। तो पीफा में, पीफा के साथ जो है वो मैं कस्टम क्लियरिंग की एसोसिएशन है जी, कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन, सही, उसमें भी मैं 2 साल जो है वो मेंबर मैनेजिंग कमेटी रहा हूँ, ठीक, 2017, 18 और 18, 19 के अंदर, सही, और उसके बाद जो है वो उसमें डिफरेंट ट्रेड से लोगों से मिलना, कस्टम ऑफिशियल से मिलना, पीफा के अंदर टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो इंटरेक्शन आपका, CFS एक LCL के लिए कंसोलिडेशन का जो हब है वहाँ पे जाके लोगों से डिस्कशन करना, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो मैं अपने बिज़नेस के साथ साथ ये चीज़ें चला रहा हूँ और कोशिश करता हूँ बल्कि कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहूँ इंडस्ट्री से, ताकि इससे आपको बहुत सी नुआ होती है, आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, नेटवर्किंग होती है, सही, तो आपको डेवलपमेंट पता चलती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन से इश्यूज चल रहे हैं। जी। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो कैसे किया, और किसी ने कोई गलत किया है तो उसके अंदर फिर आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। तो मैंने आपको देखा, आपका बड़ा एक्टिव रोल है पीफा में भी और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें भी, और एसोसिएशन है। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये जो दोनों जो एसोसिएशंस हैं वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है पाकिस्तान की, और पूरे पाकिस्तान के मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और बड़ा अच्छा वो रोल प्ले कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, और दानिश उनके साथ अटैच्ड हैं और बड़े अच्छा है कि ये रोल प्ले करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये देते हैं जब मीटिंग्स में बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो दानिश, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपको बहुत सारी आपने अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर करी। जैसे आपने शुरू में कहा, आपको लाने का मकसद ये था कि हम यूथ को, अपने बच्चों को ये बता सकें कि जो यंगस्टर हैं वो भी तरक्की करते हैं, और जाहिर बात है हमने भी इसी उम्र से तरक्की करी थी, जो अब लोग जो हैं वो किसी सीनियर लेवल पे आ गए हैं। जितनी दानिश की उम्र है, अगर मैं कहूँ तो मेरा तो शायद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, ये 33 इनकी एज है। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जब आप अपने गोल सेट करते हैं, अपने आप को सीरियस होते हैं, या कोई ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको शुरू एज से काम करना पड़ेगा। जब आप शुरू एज से काम करेंगे और सीरियस होकर काम करेंगे तो 30 एज पे या 33 पे या 32 पे लाइव विटनेस आपके सामने मौजूद हैं, आप एक कोई चीज़ सेटल डाउन कर लेते हैं। अभी आई एम श्योर कि दानिश की अभी लाइफ बहुत आगे है और उसको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन इन्होंने जो एक बेस सेट कर दिया है, जो एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, अभी उसके ऊपर जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहे बना सकते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग एक अपना प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। मेरी सारी दुआएं उनके साथ हैं। आप लोग भी इसी तरीके से सोचें। हम जो लोग लेकर आ रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, वो उनका एक्सपीरियंस कोई 30 ईयर, 35 ईयर, 25 ईयर्स है, या कमोबेश उतना ही है। लेकिन आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप जब शुरू एज में 33 इनकी एज है, 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है, तो लेट से आप कह सकते हैं 22-23 जब ये इनकी एज थी तो इन्होंने सीरियस हो गए, इन्होंने चीज़ें डिसाइड करी, अपना काम डिसाइड किया, अपने गोल डिसाइड करे, तो आज 10 साल की एज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। आप चीज़ों को फॉलो करें, चीज़ों को सेट करें, इंशाल्लाह ताला तरक्की बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप जो है ना अपनी एक अच्छी लाइफ ना गुजार सकें। हर किसी की अपनी अपनी सक्सेस की अलग डेफिनेशन है, हर कोई अपने सक्सेस को अलग तरीके से डिफ़ाइन करता है। आप भी अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करें, अपने तरीके से डिफ़ाइन करें और फिर वो चीज़ अचीव करें, और आप हमें खुशी होगी कि जब आप अचीव करेंगे, आप एक दिन आप हमारे साथ यहाँ बैठे हों सीट पे और आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो और बता रहे हो लोगों को कि आपने किस तरीके से सक्सेस किया। अगर हमने कोई अच्छा रोल उसमें प्ले किया है आपकी लाइफ में, आपके गोल सेट करने के लिए, आपको फोकस सेट करने के लिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करें और आप लोगों को बताएं कि ये जो एजुकेशनल
स्पीकर्स हैं, मैं मोटिवेशनल नहीं कहूँगा दोबारा, एजुकेशनल स्पीकर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ में यहाँ पे। आजकल के हालात में, हमारे दौर में नहीं था कोई ऐसा, हमने शुरू में भी डिस्कस किया। तो प्लीज़ अपने आप को सेट करें, सीरियस हों एक एज पे और अच्छे काम करें ताकि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करें, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे साथ दानिश बैठे। दानिश ने आज 33 इनकी अभी एज है, 10 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया, तो 23 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर इन्होंने सीरियस हुए, इन्होंने अपनी लाइफ सेट करी, अपने गोल सेट करे, अपना पैशंस डेवलप किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद ये सिचुएशन में हैं, हमारे साथ बैठे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, यूथ को, आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चे बच्चियों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं। तो प्लीज़ सबको मैं मशवरा यही दूंगा कि अपने रूट्स को याद रखें, दीन दुनिया दोनों मिला के चलाएं और सीरियस होकर काम करें। ये बचपना या लड़कपन जो है वो एक एज तक बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद जो है आपको बहुत सीरियस मूव करनी है। दानिश ने बताया कि बहुत कम्पिटिटिव दुनिया है, बहुत चीज़ें बहुत कम्पिटिटिव हो गई हैं, आपको बड़े क्विक डिसीजन लेने हैं, बड़े कैलकुलेटेड बोल्ड डिसीजन आपको लेने हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए आप अपनी तैयारी करें, अपनी चीज़ें करें, एजुकेट हों, आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, जिस चीज़ को भी आपको आगे जाके फेस करना है, जिस इंडस्ट्री में भी आपको जाना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। बस यही बातें हम हमेशा लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ अलग अलग एंगल से हम शेयर कर रहे हैं। इस हमारे प्रोग्राम की एंटरप्रेन्योर की थीम यही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं। दानिश और इस जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेट करी है और अपना काम सेट किया है, आप भी उनमें से एक होने चाहिए और कुछ अरसे के बाद आप भी हमारे साथ बैठे हों, इंटरव्यू दे रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे हो। स्पेशली मेरी टीम को मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दुनिया को अपनी लाइफ के बारे में हकीकत बताना चाह रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने का, हमें वॉच करने का। हमें देखते रहिए, अपनी आरा से हमें बताते रहिए, अपने फीडबैक हमें देते रहिए। हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर डेवलप करने की। पहले भी मैंने बताया कि अभी हम शिपिंग एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी इंटरव्यूज़ हमने प्लान करें, वो लोग आएंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, तो बहुत सारी आपको बातें पता चलेंगी। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।